हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में। नाम है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो कुछ भी बॉडी से हमारे वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूरिन की, या फिर वेस्ट स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एग्जैक्टली एक्सक्रीशन होता क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है उन सब्सटेंसेस की जो बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। और कब रिलीज किए जाते हैं? जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि केमिकल चेंजेस यानी कि रिएक्शंस होती हैं। अब वो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उनकी वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं। उन वेस्ट मटेरियल में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह से कंडीशन देखने को मिलती है जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज से रिलीज आउट होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें एक्सक्रीशन की, तो अलग अलग पैटर्न ऑफ एनिमल्स में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीशन टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, नाम है इसका अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है किसका? अमोनिया का। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है, तो इसको बोलते हैं हम अमोनोटेलिज्म। ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। अब बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला ज़्यादा होता है। इसी वजह से एक्सक्रीशन में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा पानी जिनके पास अवेलेबल होगा वो अमोनिया को अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हम लोग इतना पानी नहीं यूज कर पाते हैं, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनको। हमें कम अमाउंट ऑफ पानी पीने के लिए अवेलेबल हो पाता है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, साथ में बोनी फिशेस और एक्वाटिक एम्फीबियंस। एक्वाटिक एम्फीबियंस मतलब वो एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट्स मतलब वो कीड़े जो पानी में रहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो जो पानी में रहते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया, इसलिए वो सब देखने को मिलते हैं कैसे? अमोनोटेलिक एनिमल। यानी कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है? अमोनिया। अमोनिया रेडियली सॉल्युबल देखने को मिलता है वाटर में एंड एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस या फिर गिल्स के थ्रू, गिल सरफेस के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू इसको बाहर भेज दिया जाता है। इन फिशेस, मछलियों में गिल्स के थ्रू, बाकी बॉडी सरफेसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू इनको बाहर भेजा जाता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, मतलब इनके रिमूवल के लिए किडनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले टाइप ऑफ एनिमल्स पैटर्न की, जिनको बोलते हैं हम यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म वो एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्सक्रीशन होता है यूरिया का। अब हम लोग भी किस में आते हैं? यूरियोटेलिज्म में आते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल्स की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, ऐसी फिशेस जो कार्टिलेज की बनी होती हैं। फिर टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे रहने वाले, एंड सेमी इक्वेटिक एम्फीबियंस। सेमी इक्वेटिक एम्फीबियंस मतलब जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। जैसे हम बात करें मेढक की या टोड्स की, तो फ्रॉग एंड टोड्स दोनों क्या होते हैं? सेमी इक्वेटिक, और क्या रिलीज करते हैं? यूरिया। फिर अगर हम बात करें इक्वेटिक या सेमी इक्वेटिक रेप्टाइल्स की, इनमें हम बात करते हैं एलिगेटर की और टर्टल की। ये पानी में रहने वाले या सेमी, आधे पानी में और आधे जमीन पर रहने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं। मैमल्स, हम खुद। लीवर्स की बात करें तो हमारे लीवर सेल्स में ये जो अमोनिया बनता है, इसको लीवर सेल के थ्रू क्या किया जाता है? लीवर सेल अमोनिया को कन्वर्ट कर देती हैं लेस टॉक्सिक यूरिया के फॉर्म में। इसी वजह से यहाँ पे ज़रूरत होती है मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की, इसलिए
बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूरिया ऑलमोस्ट स्मॉल पैटर्न पे डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलता है वाटर में, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए आसानी से हम इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भेज पाते हैं। टॉक्सिक कम देखने को मिलता है, लेस टॉक्सिक होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन कर लिया जाता है किडनी मैट्रिक्स में, ताकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रहे, इसलिए पूरा का पूरा यूरिया एक ही बार में फिल्टर करके बॉडी से बाहर नहीं भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिकोटेलिज्म की। यूरिकोटेलिज्म वो एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिक एसिड। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं, मतलब कम जहरीले होते हैं, वाटर में कभी ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसकी वजह से वाटर ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको एक्सक्रीशन के लिए। यूरिकोटेलिकलिज्म की बात करें तो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कुछ लैंड क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कॉकरोचेस किस में आ जाते हैं, इन्हीं इंसेक्ट्स में, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म नीडेड होते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन, ताकि पानी संरक्षण किया जा सके, जल संरक्षण। जबकि अमोनिया जो रिलीज करते हैं एनिमल्स, वो तो ऑलरेडी पानी में ही रहते हैं, उनको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फील ही नहीं होता है कि उनको ज़रूरत भी है उन चीज़ों की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग एनिमल्स में। जैसे हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो हायर एनिमल्स में किडनी होता है क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट रिमूवल होता है वो कहाँ से होता है, किडनी के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल पाई जाती हैं, फ्लैट वर्म, रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स, एनिलिडन फैमिली से, या सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सस इसका एग्जांपल देखने को मिलता है। प्रोटोनेफ्रीडिया ये प्राइमरली ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल इनमें इन्वॉल्व होती है। फ्लेट वर्म यानी कि फीता कृमि, रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स और साथ में सिफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद हम बात करते हैं नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया देखने को मिलता है एनिलिड्स में, कुछ एनिलिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है, जबकि ज्यादातर एनिलिड्स में नेफ्रीडिया देखने को मिलता है, जो हेल्प करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और ऑस्मो रेगुलेशन पे हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड, ये क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रॉन, उसमें पाया जाता है। ये कौन सा, एंटिनल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स हैं या फिर नेफ्रीडिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होता है, वैसे ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में या लोअर एनिमल्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है हमें किडनी की, यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर की और यूरेथ्रा की। चार चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, किडनी के थ्रू मटेरियल भेजा जाता है कहाँ पे, यूरेटर्स पे, यूरेटर्स के थ्रू ये इकट्ठा होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये भेज दिए जाते हैं यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर हो जाता है। ये कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। ये होती है किडनीज, किडनीज से यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, और ये वाली जो डक्ट होती है ये आपको यूरेटर के नाम से जानी जाती है। ये आपका ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली बोलते हैं इसको। इसकी जो लिमिट होती है ये 1 लीटर होती है। 300 से 350 ml यूरिन डिपॉजिट होने के बाद यूरिनेशन की अर्ज स्टार्ट हो जाती है, और फिर जिससे बाहर निकलता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन को बाहर बॉडी से भेज दिया जाता है। तो ये टोटल 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। बट मेजर ऑर्गन्स क्या है, किडनी। जब भी कभी हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, छनाई की यानी कि छन्नी की, तो सबसे पहले नाम आता है किसका, किडनीज का। किडनीज की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, लाल भूले रंग की।
बीन शेप की स्ट्रक्चर होती हैं। बीन तो सोयाबीन सभी ने देखे होंगे, जिसको राजमा बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। राजमा को डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हो, राजमा के शेप में देखने को मिलती है, बट उतनी साइज नहीं होती है। ये कंफ्यूज मत होना, नहीं तो पता लगे राजमा की साइज ही मान लो कि छोटी सी होती है। राजमा जैसी होती है, बट राजमा के साइज में नहीं होती है, उसके शेप में पाई जाती है। लेवल्स अगर बात करें तो थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रल कॉलम के आसपास सराउंड करती है। लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, और वजन की बात करें तो 120 से 170 ग्राम तक इसका वजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सराउंडिंग की, तो ये जो सराउंड होती है ये टोटल 3, ये बाहर से किडनी क्या होती है, 3 मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, 3 लेयर्स की बनी होती हैं। फाइब्रस रेनल कैप्सूल बोलते हैं इन लेयर्स को, इंक्लूज करती है टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस रेनल कैप्सूल से। अगर बात करें यहाँ पे कॉनकेव साइड की, मतलब ये वाला जो बीन शेप का हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा, ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम कॉनकेव साइड बोलते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, जैसे ये पूरी की पूरी ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर हाइलस के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, या यूरेटर किडनी के अंदर जाता है। तो ये जो ओपनिंग हुई है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम या हाइलस। इसी में मल्टीपल डक्ट्स अराइज करती हैं, यूरेटर को इंक्लूड करें, ब्लड वेसल्स भी यहीं पे जाती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स भी यहीं पे जाती हैं, और सेंसेस के लिए नर्व्स भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हाइलम लीड करता है फनल शेप कैविटी। फनल मतलब कि छन्नी, जिसकी हम बात करते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, ये फनल होती है। फनल शेप अंदर की तरफ से जब हम जाते हैं तो इस तरह से कैविटी नजर आती है, रास्ता। इस कैविटी की बात करें तो इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, जिसके पास कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैलिसेस। कैलिसेस, इनके प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये प्रोजेक्शंस अलग अलग नजर आ रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस क्या बोले जाते हैं, कैलिसेस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो पूरा हिस्सा होता है ये क्या बोला जाता है, हाइलम या हाइलस। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे किडनी के आउटर कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा क्या कहा जाता है, मेडुला। जैसे ये किडनी का हिस्सा है, तो बाहर की तरफ जो ये शेप दिख रहा है आउटर की तरफ कवरिंग, ये हिस्सा कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम मेडुला। तो मेडुला की बात करें तो मेडुला के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर दिख रही है, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, मेडुला, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। 3 लेयर्ड रेनल कैप्सूल से ये घिरा होता है। मेडुला के पास कुछ कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बोली जाती हैं। ये पिरामिड जो होते हैं इनको हम रेनल पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रोजेक्ट करते हैं कैलिसेस में। कैलिसेस मतलब ये जो ब्रांचेस फैली हुई थी, इन ब्रांचेस में ये प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब वहीं पे पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, यानी कि बढ़ता है कहाँ तक, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड से लेके रेनल कॉलम्स तक। इनके बीच की जो स्पेस होती है इनको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। जैसे ये स्पेस जो दिख रहा है पिरामिड्स के बीच में, कॉर्टेक्स जहां पे डीपर करता है, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्योंकि इसको खोजा था बर्टनी साहब ने, इसलिए इसे के नाम पे मेंशन किया जाता है इनको कॉलम ऑफ बर्टनी। जो मेडुलरी रीजन है, पिरामिड है, उनके बीच में कॉर्टेक्स जहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होता है, जैसे उंगलियां होती हैं हमारी, ये उंगलियां, इस उंगलियों को हमने एक दही के अंदर या दूध के अंदर डाल दिया, तो बीच का जो हिस्सा है अंदर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, लेकिन बीच में हमारी उंगलियां वर्क कर रही हैं। और ये जो उंगलियां दिख रही होंगी, ये उंगलियां किस तरह से वर्क करेंगी, कॉलम ऑफ बर्टनी की तरफ से। ये कॉर्टेक्स का बाहरी हिस्सा है, अंदर का हिस्सा क्या है, मेडुलरी। तो मेडुलरी हिस्सा ना होकर के बाहरी हिस्सा जो अंदर डीप करके जाता है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। हर किडनी के पास लगभग 1 मिलियन ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन एक बेसिक सिंगल यूनिट होती है
जिसको हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बोलते हैं ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हर नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, इसके पास दो हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस और दूसरा हिस्सा रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस की बात करें तो यहाँ से ब्लड वेसल्स आती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ये हिस्सा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ये कुछ इस तरह से कटोरे जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बाउमेन कैप्सूल। इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आती हैं, कोइंसाइड करती हैं, कंबाइंड करती हैं, ब्लड लेके जाती हैं। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये कहलाता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज कंबाइन करती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड लेके आ रही होंगी और एक ब्लड कैपिलरीज होंगी जो ब्लड लेके जा रही होंगी। जो ब्लड लेके आ रही होती है उसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट। और जो लेके जा रही होती है उसको बोलते हैं हम इफरेंट आर्टेरियोल्स। इफरेंट आर्टेरियोल्स और एफरेंट आर्टेरियोल्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये टफ्ट कैपिलरीज का बना होता है। एफरेंट आर्टेरियोल्स जो ब्लड लेके आ रही होती हैं रेनल की, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरीड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस में ये ब्लड बाहर लेके जाती हैं। तो ब्लड किधर से आता है, एफरेंट आर्टेरियोल से, और किधर जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल से। इफरेंट आर्टेरियोल यहीं पे नहीं रुकती हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स फर्दर पूरे के पूरे जो रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके साथ लाई करती हैं और वासा रेक्टा के नाम से फर्दर जानी जाती हैं। उसके बारे में अभी हम और डिटेल पढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे रेनल ट्यूब्यूल्स की। रेनल ट्यूब्यूल्स जो दूसरा हिस्सा होता है, इसमें हम बात करते हैं पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। इन तीन चीजों से ये मिलके बना होता है। बिगिंस करता है, शुरुआत होती है एक कप शेप बाउमेन्स कैप्सूल से। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस से घिरा हुआ, ग्लोमेरुलस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बीच में पैचअप देखने को मिलता है बहुत सारी ग्लोमेरुलस का। इसलिए ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल को एक साथ मिला के हम मालपीजियन बॉडी के नाम से जानते हैं। मतलब ये पूरा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, अगर अलग अलग ना किया जाए बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को, तो इसको हम एक साथ बोलते हैं मालपीजियन बॉडी। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये जो हिस्सा हमें नजर आता है बाउमेन कैप्सूल के बाद, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद यू शेप का जो स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। जो डक्ट नीचे की तरफ आ रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहीं पे देखना, साथ में जो हमारे इफरेंट आर्टेरियोल्स प्रेजेंट थी, ये सब ब्रांच में ब्रेक डाउन कर जाती है, टूट जाती है, और जस्ट उल्टी डायरेक्शन में, जैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग, उसी तरह से यहाँ पे जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा, उसी समय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा देखने को मिलती है। वासा रेक्टा कुछ और नहीं है, ब्लड वेसल्स हैं जो यू शेप की स्ट्रक्चर में रन करती हैं पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनलेस। इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा दिखेगी, और जस्ट उल्टी डायरेक्शन में जहां पे हम असेंडिंग की बात कर रहे होंगे वहां पे डिसेंडिंग दिखेगी। तो ये उल्टे एंटागोनिस्टिक पैटर्न पे मूव करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हेनलेस का जो लूप होता है ये हेयर पेन शेप का देखने को मिलता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब्स पाए जाते हैं। डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक साथ ओपन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स, हाँ, ये जो मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं, कई सारे नेफ्रॉन्स, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन आ रहा होगा, यहाँ से तीसरा, सब मिलके एक साथ कलेक्ट करके यूरिन को कहाँ लाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला। मतलब ये जो हिस्सा था कॉर्टेक्स, ज़्यादातर जो मालपीजियन बॉडी और जो कुछ भी हिस्सा दिखता है वो कहाँ दिखता है, कॉर्टेक्स में। अंदर की तरफ कौन सा हिस्सा दिखता है, सिर्फ
लूप ऑफ हेनले, पिरामिड के बीच में कौन सा हिस्सा जाता है? सिर्फ लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के साथ वासा रेक्टा लाई करती है, इसलिए वासा रेक्टा भी बीच में प्रेजेंस देखने को मिलती है। बाकी कहीं के रीजन में इनकी प्रेजेंस नजर नहीं आती है। ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कौन सा हिस्सा? पीसीटी, डीसीटी और मालपीजियन बॉडी। नीचे पिरामिड की तरफ सिर्फ एक हिस्सा जाता है, वो आपका लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम बात करें मेडुला के कॉर्टेक्स से निकल के ये वहाँ कहाँ पे जाती हैं? मेडुला के इनर पार्ट पे फर्दर कन्वर्ज करती हैं और ओपन होती हैं रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस वो हिस्सा जहाँ पे कैलियसिस की प्रेजेंस थी, कैलियसिस के थ्रू ये एंटर करते हैं। मालपीजियन बॉडी की बात करें तो रेनल कार्पक्यूल्स पाई जाती हैं। पीसीटी और डीसीटी सिचुएट होते हैं रेनल कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले डिप करता है किसमें? मेडुला में। मालपीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ पे? मेडुला रीजन में प्रेजेंस देखने को मिलती है इसकी। फिर बात करें एफरेंट आर्टेरियोल्स, बहुत पतली पतली नेटवर्क या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं, इनको हम रेनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। माइन्यूट वेसल्स इस नेटवर्क की पैरेलल रन करती हैं, किसके साथ? हेनलेज लूप के साथ। लूप ऑफ हेनले ध्यान रखना यू शेप की वासा रेक्टा में देखने को मिलता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट एग्जामिनेशन में, और साथ में बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी अगर आप पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंशन किया गया है। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेपरेट वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। वन शॉट सिंगल वीडियो हम इसका भी जिक्र करने वाले हैं यहाँ पे। एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक एक करके। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद अपकमिंग अगर आप कोई जल्दी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मेंशन कर दिया जाएगा। डायरेक्टली आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं @scienceclasses1212 इंस्टाग्राम पे भी यही आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब यहीं से कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन्स के पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें नेफ्रॉन दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो 85% यानी कि ज्यादातर केसेस हमें देखने को मिलते हैं किसके? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के। इसमें हेनलेज के जो लूप होते हैं वो छोटे होते हैं, एक्सटेंड करते हैं बहुत कम मेडुला रीजन में। अब जाहिर सी बात है लूप ऑफ हेनले ही मेडुला रीजन में जाता है, और मेडुला रीजन में अगर लूप ऑफ हेनले ही छोटा हो गया तो क्या होगा? वो भी तो कम जाएगा। तो मेडुला रीजन में बहुत कम एंटर करते हैं। वासा रेक्टा ऑलमोस्ट एब्सेंट देखने को मिलती है क्योंकि लूप ऑफ हेनले छोटा देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में वासा रेक्टा नजर आती है। दूसरा हिस्सा देखने को मिलता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की अगर बात करें तो ये 15% हिस्सा यहाँ पे कवर करते हैं। इसमें हेनलेज के जो लूप होते हैं ये लंबे होते हैं और डीप रन करते हैं मेडुला के साथ, तो मेडुला में गहराई तक जाएंगे। जाहिर सी बात है लूप ऑफ हेनले लंबा होगा तो मेडुला में डीपर जाएगा। लेंथ के हिसाब से मैटर करता है। वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है और वेल डेवलप्ड पैटर्न पे नजर आती है। रिड्यूस पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई कहानी फिजियोलॉजी की, बाहर से कैसा दिखता है किडनी। लेकिन अब हम बात करेंगे किडनी के फिजियोलॉजी पैटर्न पे, कैसे यूरिन बनता है। 3 टोटल प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी कि फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन के नाम से, और तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे सिक्रीशन के नाम से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस कई बार रिपीट कर करके पूछी गई है। डिफिनीशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ और नहीं, सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे ये जो आपके ग्लोमेरुलस हैं, इन ग्लोमेरुलस के थ्रू माइन्यूट पार्टिकल्स निकल के मूव करते हैं कहां पे? बाउमेस कैप्सूल की इनर लेयर से पीसीटी की तरफ। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज आती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर होता है, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ब्लड 3 लेयर्स के थ्रू, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। ब्लड वेसल्स
ग्लोमेरुलर की जो ब्लड वेसल होती हैं उनकी लेयर्स, इपिथीलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल की बाहर की लेयर, और एंडोथेलियम किसकी, ब्लड कैपिलरीज की। तो ब्लड कैपिलरीज की लेयर्स पार करना है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच में पाई जाती है उसको पार करना है, और आउटर मेम्ब्रेन यानी कि इपिथीलियम बाउमेंस कैप्सूल की पार करना है, और फिर ये पहुंचता है पीसीटी में। तो टोटल यहाँ पे मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो 3 स्टेप्स यहाँ पे फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, 3 लेयर पार करना होता है। बाउमेंस कैप्सूल की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें इपिथेलियल सेल्स, यानी कि हम इपिथेलियल सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स, जो बाउमेंस कैप्सूल की होती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है बाउमेंस कैप्सूल की, इसकी जो इनर वॉल होती है एपिथेलियल सेल्स, इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। तो अगर कभी पोडोसाइट सेल्स के नाम से मेंशन किया जाए तो भी याद रखना, पोडोसाइट सेल्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, अरेंज होती हैं इन इंट्रिकेट मैनर, जो लीव करती हैं कुछ माइन्यूट स्पेस, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन साइट या स्लिट पोर्स। और ये पोर्स यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स इतने बड़े नहीं होते हैं कि यहाँ से प्रोटीन पार कर सके, प्रोटीन्स, और यहाँ पे ब्लड सेल्स, जो ब्लड के वेसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, तो ब्लड सेल्स यहाँ से कभी पार नहीं करती। और यहाँ पे कौन नहीं पास होता है, प्रोटीन। तो ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा के सब पार हो जाते हैं, किसको, प्रोटीन को छोड़ के, इनटू द ल्यूमेन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। तो ब्लड सेल्स पार नहीं होती हैं यहाँ से, और प्रोटीन्स पार नहीं होती हैं। बाकी ब्लड प्लाज्मा का पूरा हिस्सा यहाँ से पार आउट हो जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं चाहे कैल्शियम आयन हो, चाहे पोटेशियम आयन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे यूरिया हो, चाहे अमोनिया हो, वो सब कुछ साल्ट कंटेंट जो भी होंगे वो सब यहाँ से क्या हो जाते हैं, छन के आगे बढ़ जाते हैं। लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट। हर मिनट कितना ब्लड छाना जाता है, 1100 से 1200 ml। अब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो 1/5 1100 से 1200 ml पर मिनट में 1/5वां हिस्सा ब्लड का पंप होता है ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। हर वेंट्रिकल्स के थ्रू 1 मिनट में पास आउट किया जाता है ब्लड। तो जो अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है फिल्ट्रेट का, ये फॉर्म पर मिनट जो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। छनने के बाद 1 मिनट में जो हिस्सा छन के बाहर निकला, जो ब्लड में वापस चला गया उसकी बात नहीं की जा रही है, जो छन के बाहर निकला उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी 1 मिनट में। 1 मिनट में नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR ये होता है हमारा 125 ml पर मिनट, मतलब 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन की। फिर अगला स्टेप अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया, बन के जो भी मटेरियल था वो क्या हो गया, आ गया। अब क्या होता है, कभी कभी जो मटेरियल जरूरी थे वो भी छन जाते हैं, या पानी की ही बात करें तो ज़्यादा पानी छन जाता है। अब एज्यूम करो 180 लीटर पर डे अगर यूरिन करते रहोगे तो कितना पानी पीना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो पानी पीना भी कम करना है, तो उसके लिए फिर अगला स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन की, जो मटेरियल गया है इतना ना बने। तो 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें से लगभग 99% दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब करके मतलब बॉडी सेल्स में भेज दिया जाता है, और जो बगल ब्लड वेसल पैरेलल रन कर रही होती है ना, उन्हीं में ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं और नहीं भेजा जाता। कहाँ पे भेज दिया जाता है, ब्लड वेसल्स में। अब नेक्स्ट स्टेप सिक्रीशन की बात करते हैं, तो वापस से ब्लड वेसल से जब इसमें किसमें रेनल ट्यूब्यूल्स की तरफ भेजा जाता है तो उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। जब ज़्यादा मटेरियल आगे मूव कर चुके होते हैं तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है सिक्रीशन की। तो जब 99% रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो रिलीज होता है वो कितना हो जाता है, 1.5 लीटर, यानी कि 1500 ml ब्लड 1500 ml ऑफ यूरिन ही रिलीज होता है एक दिन में। नहीं तो 180 लीटर रिलीज करते करते
फिर पता लगता हमें दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहना पड़ता। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट निकला है उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे? एक्टिवली, यानी कि एटीपी खर्च होती है, एनर्जी, और नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं पैसिवली, मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड। नो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड देखने को मिलती है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन वाटर अकर होता है इनिशियल सेगमेंट में नेफ्रॉन के, और इनिशियल सेगमेंट क्या होता है? पीसीटी। पीसीटी रीअब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स, लगभग 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहीं पे एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथीलियम इसका पाया जाता है। पीसीटी का मतलब जो पीसीटी की डक्ट होती है अंदर की तरफ क्यूबॉइल इपिथीलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से इनर वॉल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस वजह से प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आगे बात करें, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले में। ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुला के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके बीच में हाईली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए, ऑस्मोटिक डिफरेंस रखने के लिए, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस रखना, हायर लोअर मेंटेन रखना। इसकी वजह से द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। जो नीचे जा रही होती है लिम्ब लूप ऑफ हेनले की, वो वाटर के लिए परमिएबल तो होती है, लेकिन जो ऊपर जा रही होती है वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो यहाँ से वाटर बाहर तो चला जाता है लेकिन पानी यहाँ से अंदर नहीं आ पाता है। ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पे वाटर के लिए तो ये परमिएबल होती है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। कौन होता है? सिर्फ वाटर। इसकी वजह से कंसंट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है? गाढ़ा। अब अगला स्टेप आता है एसेंडिंग, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। एसेंडिंग लिम्ब इनपरमिएबल होती है वाटर के लिए, तो वाटर यहाँ पे मूव नहीं करते हैं, लेकिन कौन मूव करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी वजह से फिल्ट्रेट फिर एट लीस्ट कैसे हो जाते हैं? डाइल्यूटेड हो जाते हैं, मतलब दुबले पतले से हो जाते हैं। अगर बात करें डीसीटी में, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम और वाटर की, पैसे लगते हैं इसके लिए एटीपी, और जब जरूरत होती है ब्रेन के थ्रू ऑर्डर आता है या कुछ हार्मोनल्स डिमांड होती है, तभी यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। अदरवाइज ये आराम से निश्चित पड़ा रहता है, खाते पीते मस्त, कोई टेंशन नहीं, जो जा रहा है जाने दो, आ रहा है तो आने दो। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये एक्सटेंड करती है कहाँ से? कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला में, और फिर ये रीअब्जॉर्ब करती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि यूरिन कैसा हो जाए? कंसंट्रेट हो जाए। ये अलाउ करता है रास्ता ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया के कम अमाउंट के लिए रास्ता अवेलेबल करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ताकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। फिर अगले स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन की। टिब्यूलर सिक्रीशन एक ऐसा सिक्रीशन देखने को मिलता है जिसमें जो ट्यूब्स प्रेजेंट थी, कौन सी? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के थ्रू पीसीटी और डीसीटी में आयनिक मेंटेन बना रहे, सोडियम पोटेशियम आयन के बैलेंस रहे, एसिड बेस का बैलेंस यानी कि पीएच ऑफ द बॉडी मेंटेन रहे। सेलेक्टिवली सिक्रीशन यहाँ पे किया जाता है H+, K+ या अमोनिया का फिल्ट्रेट में, ताकि यहाँ से वापस से एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है किसका? बाइकार्बोनेट आयन का। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन करती हैं पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। इसकी वजह से इनको H+ या पोटेशियम आयन जिसको जिस रिक्वायरमेंट में रिलीज करना होता है वो मैनेज किया जाता है। पीएच मेंटेनेंस के लिए H+ आयन और आयनिक बैलेंस के लिए K+ आयन यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? कि इनको ब्लड वेसल से वापस भेज दिया जाता है, किसमें? कलेक्टिंग डक्ट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म। ये तो हो गई कहानी की फिल्ट्रेशन
हो रहा है, पर इनके जो मैकेनिज्म हैं उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आया था 180 लीटर, इसको 1.5 लीटर तक बनाने के लिए उसको गाढ़ा करना पड़ता है। अब उस गाढ़ेपन को लाने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेनलेज लूप और वासा रेक्टा की बात करें तो ये हेल्प करते हैं कंसंट्रेट करने में यूरिन। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का, दो लिम्स में जाता है, हेनलेज के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में। साथ में ब्लड फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है वासा रेक्टा की दो लिम्स में, जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब हेनलेज का लूप अगर ऊपर जा रहा होगा तो वासा रेक्टा नीचे आ रही होगी, हेनलेज लूप डाउन जा रहा होगा तो वासा रेक्टा ऊपर जा रही होगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दैट इज काउंटर करंट पैटर्न। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी देखने को मिलती है हमें किसमें, जब फिल्ट्रेशन का कंसंट्रेशन हो रहा होता है। अब यहाँ पे बात करें काउंटर करंट की वजह से, क्योंकि साथ में पैरेलल रन कर रही है कौन सी, साथ में पैरेलल रन कर रही है कौन, वासा रेक्टा यानी कि ब्लड वेसल्स। किसके साथ, लूप ऑफ हेनलेज के साथ ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं। और कैसी, काउंटर करंट पैटर्न पे, ताकि वाटर इधर से जब रिलीज हो, एब्जॉर्ब किया जाए तो ब्लड वेसल्स में चला जाए, और जब वापस से इनको इंसर्ट कराना हो तो जो वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको वापस से कहां भेज दिया जाए, टिब्यूल्स में। तो टिब्यूल्स में वापस से भेज दिया जाए, जबकि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए। प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे देखने को मिलती है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के साथ, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर देखने को मिलती है। इनर मेडुलरी रीजन इंटेस्टिशियम में 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। इसकी वजह से ग्रेडियंट जनरेट होता है, और ये ग्रेडियंट मेनली काज करता है किसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड और यूरिया की प्रेजेंस की वजह से ये ग्रेडियंट जनरेट होता है। नेक्स्ट बात करें, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि डिसेंडिंग से सिर्फ वाटर बाहर जाता है। एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिलता है डिसेंडिंग लिम्ब में वासा रेक्टा के साथ, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा से ही ये चला जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। NaCl रिटर्न करके वापस से भेज दिया जाता है इंटरस्टिशियम में असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू। इसी पैटर्न पे यहाँ पे देखने को मिलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करती है इसी सेगमेंट में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज में, जो कि ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है फर्दर इंटरस्टिशियम ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो ट्रांसपोर्ट के सब्सटेंस होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि प्रोवाइड करते हैं किसके, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म के मेथड से। ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन दोनों के बीच में, किसके बीच में, इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ताकि दोनों में कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। और जब कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा तभी तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आसानी से वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मूव कर जाता है कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट में, यानी कि यूरिन से। तो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट से वाटर को वापस से इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म नियर बाय, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है इसकी वजह से, ताकि डिक्रीज देखने को मिलता है किसमें, ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेस, नाम है इसका मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है पेशाब का आना, दैट इज टर्म एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, फिलिंग जब हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर की। ये यूरेटर होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन जाता है बाहर। यहाँ पे जब काज की जाती है ग्रेजुअली, यहाँ पे ग्रेजुअल फिल हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेचिंग काज करते हैं,
स्ट्रेचिंग मतलब तनाव फील होता है, इन पे खिंचाव आता है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वॉल पे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को मैसेज लेके जाते हैं, पासेस करते हैं मोटर मैसेज। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जब ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पांस यहाँ पे इम्पल्स आ जाते हैं, मोटर मैसेज आ जाता है, तब इनकी जो मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यानी कि ये प्रेशर लगता है, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल जो ब्लैडर की होती हैं ये स्टिमुलेट करती हैं रिलैक्सन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है एक यूरेथ्रल स्फिंक्टर पाया जाता है, इस पे धक्का लगता है, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन की प्रोसेस यहाँ पे अकर हो जाती है, यानी कि यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। न्यूरल मैकेनिज्म की बात करें तो ये काज करता है मिक्चुरेशन, जिसको बोलते हैं हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ह्यूमन एडल्ट एक्सक्रीट करता है 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे हमारी बॉडी से बाहर रिलीज देखने को मिलती है। यूरिन क्या होता है, एक लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 इसकी पीएच वैल्यू होती है, और करेक्टरिस्टिक्स अडर यहाँ पे देखने को मिलती है, अलग अजीब तरह की इसकी गंध होती है। वेरियस कंडीशंस इफेक्ट कर सकते हैं यूरिन के करेक्टरिस्टिक्स को। एनालिसिस किया जाता है, इसमें यूरिन की हेल्प से क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है, पहचाना जाता है बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, या माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी अगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो भी यूरिन को हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। जैसे ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया मतलब जहाँ पे ग्लूकोज की प्रेजेंस हो जाती है यूरिन में यूरिया के साथ। इसके अलावा कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस होती है यूरिन में, ये इंडिकेट करता है किसकी, डायबिटीज़ मिलेटस की। डायबिटीज़ मिलेटस नाम की बीमारी होती है, अगर ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया की प्रेजेंस हुई तो ये डायरेक्टली डायबिटीज़ इंसिपिडस के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किडनी का, तो फंक्शन हो गया यूरिन के थ्रू चीज़ों को निकालना, लेकिन कुछ रोल्स देखने को मिलते हैं, इनके फंक्शंस देखने को मिलते हैं, किसके, लीवर के, स्किन के, लंग्स के एक्सक्रीशन में। लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है 18 लीटर पर डे, और साथ में वाटर वेपर, जब हम सांस लेते हैं तो भाप भी कुछ अमाउंट में बॉडी से बाहर रिलीज करती है वाटर वेपर के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। कोलेस्ट्रॉल डिग्रीगेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन्स को तोड़ने का हेल्प करता है, वाइटामिन्स और ड्रग्स को तोड़ने का काम करता है। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो ब्रेक डाउन होती हैं उनको पास कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, और बॉडी से बाहर फिसीज के थ्रू निकल जाती हैं। तो हमें किडनी पे ये ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्किन की। स्किन में हम बात करें स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं, इसमें वाटर, सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि प्राइमरी फंक्शंस। यहाँ पे अगर हम बात करें पसीने की, तो पसीना कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, बॉडी सरफेस थोड़ा ठंडी हो जाती है, प्राइमरी फंक्शन होता है, लेकिन साथ में साइड फंक्शन इसका होता है वेस्ट रिमूवल। नेक्स्ट बात करते हैं सीबेसियस ग्लैंड की। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करती है स्टेरॉल को, हाइड्रोकार्बन्स को, वैक्सेस को। ये चिकना सरफेस जो हमारे कान का अंदर का मैल निकलता है उसी को हम सीबम बोलते हैं, ये थ्रू सीबम बाहर निकाल दिया जाता है। सीबम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। स्किन सेल्स पे भी ये पाई जाती हैं, ऑयली कवरिंग बनाती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ये हमारे एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए पाई जाती हैं। सलाइवा मेनली एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सलाइवा के थ्रू भी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, पर बहुत ही कम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इन सब की कहानी के बाद अब हम बात करते हैं डायरेक्टली इनको कंट्रोल करने वाली, यानी कि किडनी के जो फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। इनको जो कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन।
कि किडनी कैसे काम करती है या किन किन हार्मोन्स या फिर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो कौन से ब्रेन के पार्ट के थ्रू ये कंट्रोल की जाती है। ये की जाती है हार्मोन्स के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है बाय द हाइपोथैलेमस, JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस और हार्ट। इन तीन चीज़ों के फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जब काम करने के लिए किसी को ऑर्डर भेजा जाएगा तो ऑर्डर के बाद वापस से काम हुआ या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि जो काम बोला गया था हो गया हो तो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए। चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसकी वजह से ये चेंज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आयनिक कंसंट्रेशन एक्टिवेट करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी। क्या क्या चेंज हो सकता है, ब्लड के वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं, या बॉडी में फ्लूइड की कमी देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादा अगर छन जाएगा तो हमारी बॉडी में पानी कम पड़ जाएगा तो उसकी वजह से, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं हुए तो एक्टिवेट होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन बाय ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी की फ्लूइड की लेवल जब डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स के स्टिमुलस भेजे जाते हैं हाइपोथैलेमस को। मतलब जब कमी देखने को मिली कि अब बहुत दिक्कत हो रही है तो सीधे ऑर्डर जाता है ऊपर हाई कमांड को। हाई कमांड यानी कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यहाँ से रिलीज करता है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ये आता है और आके कहाँ पे स्टिमुलेट करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन DCT में। DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट बताया था। ये कैसी होती हैं, जब कुछ कंडीशंस होती हैं तब ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, इनका काम होता है रेगुलेशन में हेल्प करना। इसकी वजह से ADH प्रिवेंट करता है डाययूरेसिस। ADH क्या करता है, बार बार सुसु लगना यानी कि यूरिनेशन के लिए जाने की प्रोसेस को रोकने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जब ये रीअब्जॉर्प्शन वापस से हो जाता है तो हमारी बॉडी में भी फ्लूइड के वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, और जब फ्लूइड वॉल्यूम हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, और मैसेज फिर से जाता है हमारे हाई कमांड को कि जो ADH आपने भेजा था उसने अपना काम कर दिया है, अब वापस से रुक जाइए। इसी को बोलते हैं हम कंप्लीट फीडबैक। ADH काम क्या करता है यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्ट कर देने का मतलब पतला कर देना। ब्लड का अमाउंट उतना ही था लेकिन ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, पतला। तो इधर से धक्का ज़्यादा तेजी से लग रहा है ताकि ऑर्डर दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी निकलो, यहाँ पे जगह कम है। और जल्दी जल्दी निकलने की ड्यूरेशंस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से इंक्रीज देखने को मिलता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ADH हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है इसलिए बॉडी में फ्लूइड कम देखने को मिल रहा है। बट अगर ADH कम रिलीज होता है तो इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलता है और बॉडी से ग्लूकोज के अमाउंट्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस को लीड करता है इसके घटे हुए अमाउंट। अगर यहाँ पे बात करें अगले स्टेप में, ये रेगुलेशन देखने को मिलता है। रेगुलेशन किसके थ्रू, JGA, दैट मीन्स जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन ADH की तरह देखने को मिलता है लेकिन काफ़ी सारे इसके फंक्शन डिफर होते हैं। जैसे JGA यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस की बात करें तो ये एक सेंसिटिव रीजन होता है, फॉर्म होता है सेलुलर मॉडिफिकेशंस ऑफ DCT के थ्रू और एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू। जो कुछ भी है वो किसका रोल प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रही थी, और DCT जो लास्ट कलेक्टिंग डक्ट के पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनकी लोकेशंस यहाँ पे कॉन्टैक्ट में प्रेजेंस देखने को मिलती हैं। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस सेंसिटिव रीजन फॉर्म करता है जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन होता है। JGA रेगुलेट करता है किसको, GFR को।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। लेकिन कैसे करता है उसकी बात करते हैं। जब कभी ग्लोमेरुलर ब्लड में कमी आ जाती है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या जीएफआर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या जीएफआर कम हो जाता है या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो एक्टिवेट होती हैं जेजी सेल, रिलीज करती हैं रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन कन्वर्ट करता है फर्दर। रेनिन अकेला काम नहीं करता है, रेनिन को सिर्फ ऑर्डर मिला है कि जाओ और आगे काम कराओ। रेनिन क्या करता है, फर्दर एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और फर्दर असिस्टेंट के लिए एंजियोटेंसिन सेकंड में, जो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको पतला करने का काम करता है, जो काम एडीएच भी कर रहा था। पतला होने की वजह से क्या दिखेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर एड्रिनल कॉन्टेक्स में यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। एंजियोटेंसिन परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शन, इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर, एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को ताकि रिलीज हो सके एल्डोस्टेरॉन। ये एक हार्मोन और रिलीज कराता है, नाम है इसका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या देखने को मिलता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जो वहाँ पे एडीएच भी कर रहा था, वहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन, जो किसकी वजह से रिलीज हुआ है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड की वजह से। और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड किसकी वजह से, रेनिन की वजह से। और रेनिन कहाँ से, जेजीए के थ्रू यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। डीसीटी से यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स से यहाँ पे देखने को मिलता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसकी वजह से इंक्रीज देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर और जीएफआर में, और फिर बॉडी में फ्लूइड मटेरियल्स बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन बाय एएनएफ। अब ये दोनों काम तो क्या कर रहे थे, बॉडी फ्लूइड को घटाने का। एएनएफ इनके एंटागोनिस्टिक काम करता है। एएनएफ यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर की। ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। रेनिन एंजियोटेंसिन की जो मैकेनिज्म चल रही होती है उसको रोकता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है एट्रिया में, हार्ट काज करता है, रिलीज करता है एएनएफ। ये रिलीज कहाँ से होता है, हार्ट से। जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लगता है, फ्लूइड मटेरियल ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है यूरिन, और उस समय सिग्नल हार्ट के पास ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर जब हार्ट फील करेगा तो वो ऑर्डर करेगा कि अब फिल्ट्रेशन में कंसंट्रेशन अमाउंट कम किया जाए, नहीं तो ब्लड वेसल्स में फ्रीजन देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से एएनएफ रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स, और ये एएनएफ काज करता है वैसोडाइलेशन। डायलेशंस ब्लड वेसल्स का देखने को मिलता है। ब्लड वेसल जो पतली हुई थी उसको मोटा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जीएफआर कम हो जाता है, और फिर से फ्लूइड रेट बढ़ सकता है। ये प्रॉपर रेगुलेशन पैटर्न पे चलता है। जैसे जरूरत है तो एडीएच रिलीज होगा, बढ़ाएगा, और फिर जब घटाने की जरूरत होगी तो एएनएफ रिलीज करेगा। तो जो एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म थी उसके अगेंस्ट एएनएफ वर्क करता है, जबकि एडीएच में क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म का पैटर्न चलता है। मतलब मैसेज आता है तो मैसेज जाता है। नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से वेस्ट करके बाहर भेजे जाते हैं, उनकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कुछ समस्याएं आती हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स को। डिसऑर्डर्स वो बीमारियां जो एक्सक्रीशन की वजह से काज होंगी। जैसे हम बात करते हैं, कंडीशन है यूरीमिया। यूरीमिया की कंडीशन में एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का बॉडी में, जिसकी वजह से किडनी फेलियर लीड करता है। किडनी अगर फेल हो जाती है तो उसकी वजह क्या देखने को मिलती है, यूरिया का बहुत सारा इकट्ठा हो जाना किडनी में। और जब ब्लड में यूरिया ज़्यादा हो जाती है जो लीड करती है किडनी फेलियर, इस कंडीशन को बोलते हैं हम यूरीमिया। नेक्स्ट, रेनल कैल्कुलाई, जिसको हम पथरी बोलते हैं। पथरी हो जाती है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, कुछ और नहीं होता है, ऑक्सलेट आयन जैसे क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं,
सॉल्ट एक जगह डिपॉजिट हुए, इनके ऊपर धीरे धीरे मसल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, इसकी वजह से इनके साइज इंक्रीज करते रहते हैं। ये किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके लिए हम रेनल कैल्कुलाई या रेनल स्टोन या किडनी स्टोन के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलाई में देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। आइटिस टर्म इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, अगर किसी तरह का यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो ये टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोडायलिसिस। अगर किसी की किडनी खराब है तो वो हीमोडायलिसिस प्रोसेस हम डायलिसिस के नाम से जानते होंगे, सुना होगा डायलिसिस के नाम से। पेशेंट जो यूरीमिया का पेशेंट है यानी किडनी फेलियर है, उसकी बॉडी से यूरिया रिमूव करने के लिए कराया जाता है हीमोडायलिसिस। डायलाइजिंग यूनिट में अगर हम बात करें तो इस डायलाइजिंग यूनिट को डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वाइल्ड सेलोफेन की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। सेलोफेन वर्क करती है एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वही मूव करते हैं। स्ट्रिक्टली सेमी परमिएबिलिटी शोन करती है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सराउंड करती है बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट हैज सेम कंपोजिशन, हम बात कर रहे हैं किसकी, डायलाइजिंग फ्लूइड की। सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जो डायलाइजिंग ट्यूब है उसके पास डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसमें प्लाज्मा जो हमारी ब्लड प्लाज्मा होती है वैसा ही सेम कंपोनेंट होता है, सिर्फ कौन नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब ब्लड उसके पास से गुजरता है तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो उसमें मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड जो होता है ये ड्रेन किया जाता है कहाँ पे, कन्वीनियंट आर्टरी में पंप किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में। आफ्टर एडिंग एंटीकोआगुलेंट लाइक हिपैरिन। एंटीकोआगुलेंट एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड मूव करते समय बीच में जमे नहीं, इसकी वजह से हिपैरिन को यहाँ पे क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और फिर आर्टरी के थ्रू ब्लड यूनिट को कहाँ पे, आर्टिफिशियल किडनी के पास लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट लेस प्लाज्मा होती है उसमें एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का हो जाता है। पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन में ट्यूब पैसेज अलाउ करती है मॉलिक्यूलर जो मूव कर सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में, इसी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो आसानी से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लड जो क्लियर अब फिल्टर हो चुका है उसको पंप बैक कर दिया जाता है किसमें, बॉडी में, वेन्स के थ्रू, और ऐड करके कैसा, एंटी हिपैरिन, ताकि हिपैरिन मिलाया था फ्रीज ना हो। अब यहाँ पे डाइल्यूट ज़्यादा ना हो जाए इसलिए एंटी हिपैरिन यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी में जाए तो जैसा था वैसा ही केस रहे, चेंजेस यहाँ पे हमें ना दिखें। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है हीमोडायलिसिस की। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी अगर खराब हो जाए तो कट करके दूसरी किडनी को लगा देना। ये अल्टीमेट मेथड होता है करेक्शन करने का जब एक्यूट रेनल फेलियर देखने को मिलते हैं, लगातार बार बार आपकी किडनी में बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं, हीमोडायलिसिस कराने के बाद भी आपको रेगुलर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तब आपको किडनी के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। कंडीशन की बात करें तो फंक्शनिंग किडनी किसी डोनर से इनटेक की जाती है। बेटर होता है कि किडनी रिसीव की जाए एक क्लोज रिलेटिव यानी कि फैमिली से हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि रिजेक्शन हमारी इम्यून सिस्टम से ना हो जो होस्ट है उसमें। जैसे अगर किडनी हमने अननोन पर्सन से किसी से ले ली और हमारी बॉडी उस किडनी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती हैं, ब्लड कंडीशंस के अलावा जो रिसर्च फैक्टर्स वर्क करते हैं उसकी कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर ये कंडीशन सब मैचअप नहीं हुई तो कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। वन सिंगल सॉल्व डिटेल वीडियो आपको आगे फिर से मिलते रहेंगे। नीट के एग्जामिनेशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर ले रहे हों उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाले हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी टॉपिक से जो नोट्स के पैटर्न पे वन शॉट वीडियो है यहीं से मिल जाने वाले हैं। तो अच्छे से देख के समझ के तैयार कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।